नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, इससे पूर्व संविधान के काफी सारी आयामों पर हम बातचीत कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति। कौन पढ़ेंगे बच्चों? राष्ट्रपति। तो सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करवा देता हूं, क्योंकि आपके इस बारे में काफी जल्दी होती है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद होते हैं नहीं होते। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आपको 52, 53, 54, 55, 56 इस प्रकार दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि निम्न में से सत्य है या असत्य है। तो बच्चों, अब आप राष्ट्रपति से संबंधित कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं बिना किसी जानकारी के डायरेक्ट आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद बताता हूं और आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। फिर हम इनकी एक एक की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे रासमणी। क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? रासमणी पप्पू की योग्यता। ध्यान रखेंगे रासमणी पप्पू की योग्यता शर्त समान है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जिसमें पूरा राष्ट्रपति आपको याद हो जाएगा। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो पूरा का पूरा राष्ट्रपति याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये प्रारंभ में मैं आपको बता रहा हूं, अभी फुल डिटेल से मैं राष्ट्रपति आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति को बच्चों पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। तो जरा आप 1 मिनट पुनः देख लेंगे। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्त समान है और इनमें एक एक में बांट देंगे। बस गिनती आना चाहिए। 52 यहां पर हो जाएगा बच्चों 53, यहां पर हम लिख देंगे 54, यहां पर हम लिख देंगे 55, यहां पर हम लिख देंगे 56, यहां पर हम लिख देंगे 57 और ये हो जाएगा बच्चों 58, यहां पर हो जाएगा 59, यहां पर हो जाएगी 60 और ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 62। तो केवल 52 से 62 तक गिनती अगर आपको याद है तो हमारे साथ आप राष्ट्रपति को कभी नहीं भूलेंगे। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और यहां से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्यात्मक रूप से भी पूछे जाएंगे। आप लोगों से ध्यान रखेंगे कि निम्न में से सत्य है असत्य है, सारे प्रश्न आप सही उत्तर दोगे। लेकिन काफी सारे बच्चों के अनुच्छेद याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको अनुच्छेद याद करवा देता हूं बिना जानकारी के। तो आप पूरी जानकारी ले लेंगे तो फिर कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले बच्चों बातचीत करते हैं 52 की। अनुच्छेद 52 में आप ध्यान रखेंगे राका मतलब राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहां पर कर रखा है? अनुच्छेद 52 में। राका मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति के एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है? 52 में। से में आप ध्यान रखेंगे से का मतलब संवैधानिक प्रमुख, कि जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा वही संवैधानिक प्रमुख होगा। तो 53 में से का मतलब संवैधानिक प्रमुख। अनुच्छेद 54 में ध्यान रखेंगे मैं का मतलब मतदान में भाग लेने वाले सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की यहां पर बात की गई है। तो मैं का मतलब 54 में ध्यान रखेंगे आप मतदान में भाग लेने वाले सदस्य। नी का मतलब आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? अनुच्छेद 55 में। पे का मतलब ध्यान रखेंगे बच्चों पदावधि। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के संबंधित उल्लेख है और राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रहेगा, उसका क्या कार्यकाल होगा, इस बात का उल्लेख मिलेगा 56 में। 57 में अगर हम देखते हैं तो पु का मतलब होगा पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कहां पर मिलेंगे? अनुच्छेद 57 में। योग्यता का मतलब बच्चों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्त का उल्लेख है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। समय आप ध्यान रखेंगे 60 से शपथ। राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुच्छेद 61 में मां का मतलब बच्चों महाभियोग। आप ध्यान रखेंगे यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसे अमेरिका से लिया गया है। काफी विस्तार से हम समझेंगे अभी इसी वीडियो में, लेकिन 61 में ध्यान रखेंगे महाभियोग प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 में महाभियोग प्रक्रिया के तहत अगर राष्ट्रपति को हटा दिया
हमारा राष्ट्रपति पद पर नहीं है, ने का मतलब नहीं है, तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 62 में। तो पप्पू हमेशा ही पास होता है, ध्यान रखेंगे, और आपका पप्पू भी पास होगा। राष्ट्रपति को कभी नहीं भूलेंगे। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि रासमणी पप्पू की योग्यता शर्त समान है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में जो भी होगा संवैधानिक प्रमुख होगा, अनुच्छेद 54 में उसके मतदान में भाग लेने वाले सदस्य, 55 में उसकी निर्वाचन पद्धति, 56 में उसकी पदावधि, 57 में उसका पुनः निर्वाचन, 58 में उसकी योग्यता, 59 में उसकी शर्त, 60 में उसके द्वारा ली जाने वाली शपथ, 61 में महाभियोग और 62 में नहीं हो तो बच्चों उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अब हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ सामान्य जानकारियां कि राष्ट्रपति क्या है, क्या नहीं है, राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। एकता व अखंडता का प्रतीक होता है। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद भी है और राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के विषय में कि जो राष्ट्रपति है ये देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो आप ध्यान रखेंगे देश का प्रथम नागरिक हमारे देश का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अगर हम बातचीत करें तो एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि गणतंत्र शब्द कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति की ओर, किसकी ओर? राष्ट्रपति की ओर ही इशारा करता है। गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति की ओर इशारा करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गणतंत्र शब्द किसकी ओर इशारा करता है? तो गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कार्यपालिका की सभी शक्तियां, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित होती है? इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। इस बात का उल्लेख भी यहां पर कर रखा है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होगा ये कार्यपालिका का, किसका? कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होगा। ध्यान रखेंगे कार्यपालिका का कैसा प्रमुख होगा? नाम मात्र का प्रमुख होगा। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आ रखे हैं। राष्ट्रपति क्या होगा बच्चों? कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होगा। फिर आप ध्यान रखेंगे कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? तो कार्यपालिका के सभी कार्य, ध्यान रखेंगे यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आ रखा है। कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप इसका ले लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके बाद आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के पास और भी कई सारी पावर्स हैं, उनको अनुच्छेद में भी आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप सामान्य तरीके से इन्हें जान लेंगे। तो कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित होती है? हमारे देश के राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद बच्चों इसको एक और पावर है कि जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तो ये विधेयक कानून नहीं बनता, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तब तक कोई भी विधेयक क्या नहीं बनेगा? कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे आप तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं, आपने जाना कि ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो बच्चों कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका की सभी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं एक एक अनुच्छेद को स्टार्ट, राष्ट्रपति से संबंधित। तो आप वही ट्रिक वापस से ध्यान रखेंगे कि रासमणी पप्पू की योग्यता शर्त समान है, उससे मैं आपको पूरा राष्ट्रपति पढ़ा दूंगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं पुनः उसे एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्त समान है। एक एक अनुच्छेद की अब हम व्याख्या करेंगे। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्त समान है, ये बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। और अगर आपको ये ध्यान है तो आप राष्ट्रपति कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बच्चों अनुच्छेद 52 की। और अनुच्छेद 52 में आप ध्यान रखेंगे यहां पर लिखा हुआ है रा। क्या लिखा हुआ है? रा। तो अनुच्छेद 52 में रा का मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या किया गया है बच्चों? राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और यहां पर लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि संविधान सभा के सदस्य बैठ करके संविधान में प्रावधान कर रहे थे, उस वक्त इनको लागू नहीं कर रहे थे। भाग 5 को प्रारंभ में लिख दिया था, इसके बाद तो और भाग लिखे गए काफी सारे। तो वह भविष्य की कामनाएं कर रहे हैं कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और यह प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार हो सकता है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? अनुच्छेद 52 में रा का मतलब राष्ट्रपति, और इसे आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 52 में ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए सेल भी, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा गया है और सेल भी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब यह होगा बच्चों कि राष्ट्रपति का पद हमारे देश में कभी भी खाली नहीं रहेगा, राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। इस बात का उल्लेख भी कहां मिलेगा? अनुच्छेद 52 में। इसी की व्याख्या से हमें स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। ऐसा कहां पर लिखा गया है? अनुच्छेद 52 में। तो आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 53 में जरा क्या लिखा हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहां है बच्चों शे, और शे का मतलब क्या है आप ध्यान रखेंगे, जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा वही हमारे देश का क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। ध्यान रखेंगे आप, जो भी राष्ट्रपति होगा वही क्या होगा बच्चों? संवैधानिक प्रमुख होगा। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है? अनुच्छेद 53 में कर रखा है। और यहां पर यह भी लिख रखा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। इस बात का उल्लेख भी कहां पर कर रखा है? अनुच्छेद 53 के अंदर कर रखा है। ध्यान रखेंगे अभी अभी मैंने बताया था कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां, ध्यान रखना चाहिए आपको, कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और इस बात का उल्लेख भी कहां पर कर रखा है? अनुच्छेद 53 में। और विधेयक हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। विधेयक हस्ताक्षर के बिना क्या नहीं बन सकता बच्चों? कानून नहीं बन सकता। इस बात का उल्लेख भी कहां पर कर रखा है? अनुच्छेद 53 में। वापस से आप देख लेंगे कि संविधान सभा के सदस्य इकट्ठे होते हैं, संविधान के प्रावधान वो प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा वही संवैधानिक प्रमुख होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, और कार्यपालिका की सभी शक्तियां इसमें निहित होगी। साथ में जब तक वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा विधेयक कानून नहीं बनेगा। ऐसा उल्लेख कहां कर रखा है? अनुच्छेद 53 में। तो आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में से काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, सत्य असत्य के भी प्रश्न यहां से बनते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके अलावा आपको मिलान करने के लिए भी दे दिया जा सकता है कि निम्न अनुच्छेदों को मिलान कीजिए, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 54
और अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है जरा हम देख लेते हैं। ट्रिक में सेट करते हैं मैं, और मैं का मतलब क्या होता है बच्चों, मतदान में भाग लेने वाले सदस्य। राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेने वाले सदस्य, राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेने वाले सदस्य। तो राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेने वाले सदस्य अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का उल्लेख कहां पर कर रखा है, तो ये कर रखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पर राष्ट्रपति के मतदान में कौन कौन भाग लेंगे। तो यहां से भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के मतदान में कौन कौन भाग लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के मतदान में कौन कौन भाग लेते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं। नंबर 1, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के मतदान में कौन भाग लेंगे, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। आप जरा ये ध्यान रखेंगे। अब संसद के सभी निर्वाचित सदस्य मतलब इससे पूर्व में सरकार के बारे में आपको बताया था। सरकार किनसे मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति का तो चुनाव ही हो रहा है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अब कौन दो अंग बचे, एक तो बची बच्चों राज्यसभा, क्या बची, राज्यसभा, और राज्यसभा के साथ लोकसभा। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों को आप यूं भी कह सकते हैं राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके चुनाव में कौन भाग लेंगे, राज्यसभा या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ये एक ही बात है, या तो आप कह दो कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। नंबर 3 आप ध्यान रखेंगे विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। यहां पर विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भी क्या करेंगे बच्चों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भी कहां भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया, अर्ध राज्य का, क्योंकि ये बच्चों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जब ये अर्ध राज्य हो गए तो इनके विधानसभा सदस्य भी क्या करते हैं, इनके चुनाव में भाग लेते हैं। इनके विधानसभा सदस्य भी क्या करते हैं, इनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप लोग वापस से ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 54 में मैं का मतलब राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेने वाले सदस्य मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होंगे, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। और संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों को आप क्या भी कह सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। और 70वें संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं भाग नहीं लेने वाले सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेंगे। तो संसद के मनोनीत सदस्य भी इसके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। विधान मंडलों में विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेंगे, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो संसद के मनोनीत सभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, और विधान परिषदों के सदस्य भी किसमें भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं। तो आपने ले लिया होगा शायद, अब हम इसी की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि
भारत का जो राष्ट्रपति है, ये भारत का राष्ट्रपति कई सारी नियुक्तियां करता है, इसके पास कई सारे पावर्स हैं। तो जरा मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए कि मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 80(4) के तहत क्या करता है, इसके तहत ये राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये प्रत्येक राज्य में एक क्या भी करता है, राज्यपाल भी नियुक्त करता है। और राज्यपाल भी क्या करता है, एक एक सदस्य मनोनीत करता है। अब बच्चों अगर इनका पुनर्निर्वाचन होता है, मनोनीत सदस्य, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होता है, 5 वर्ष पूर्ण होते हैं, दोबारा इसके चुनाव होते हैं। लेकिन ये 5 साल के कार्यकाल में 12 सदस्य मनोनीत करता है, राज्यपाल भी नियुक्त करता है। तो राज्यपाल एक एक सदस्य विधानसभा और विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, अगर राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन वही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ता है तो ये सदस्य डायरेक्ट किसे सपोर्ट करेंगे, उसी पुराने राष्ट्रपति को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनको बनाया किसने, उन्हीं राष्ट्रपति ने बनाया है। इसलिए मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये थी बच्चों बात अनुच्छेद 54 की। 1 मिनट वापस से देख लेंगे। अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में जो भी होगा वही संवैधानिक प्रमुख होगा, और 54 में आपने पढ़ा मतदान में भाग लेने वाले सदस्य। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 भी अपने आप में बहुत बढ़िया अनुच्छेद है, जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 55 में नी का मतलब, यहां पर नी लिखा हुआ है, और इस नी का मतलब होगा निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख कर रखा है, और यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा आनुपातिक, ध्यान रखेंगे आप, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ध्यान रखेंगे आप, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, ये इसकी निर्वाचन पद्धति का नाम है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा, ध्यान रखेंगे, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रख लेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग लेते हैं क्या, राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग नहीं लेते हैं। जिनके चुनाव में आप भाग लेते हैं वो तो क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष चुनाव, और जिनके चुनाव में आप भाग नहीं लेते हैं वो क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि प्रतिनिधात्मक सिस्टम जो है, प्रतिनिधात्मक, हम जो प्रतिनिधि चुनेंगे वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, और हम तो भाग नहीं लेते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसलिए कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। हम भाग लेते तो प्रत्यक्ष, हम भाग नहीं ले रहे हैं तो अप्रत्यक्ष। आनुपातिक, एक निश्चित अनुपात के अंदर जो इनका कोटा होता है उसके अंदर होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। और एकल संक्रमणीय, एक निश्चित मत होता है, यहां पर एक विधायक का निश्चित मत हुआ करता है, इसलिए यह पद्धति का नाम रखा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति की यह पद्धति कहां से ली गई है, तो बच्चों राष्ट्रपति की यह पद्धति ली गई है आयरलैंड से। कहां से ली गई है, आयरलैंड से। और ध्यान रखेंगे आप, जब तक नियमित कोटा प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जब तक इनको मत को गिना जाता है, अनुपातों में बांट दिया जाता है कि प्रथम वरीयता में अगर कोई भी 50% से ज्यादा मत प्राप्त नहीं करता है तो द्वितीय चक्र की मतगणना की जाती है, और द्वितीय चक्र में भी कोई निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता है, 50% से एक ज्यादा प्राप्त नहीं करता है तो तृतीय चक्र की मतगणना की जाती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो वरीयता के आधार पर जो इनका चुनाव किया जाता है। तो बच्चों ये थी राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। जरा मैं इसमें आपको और बता देता हूं
कि प्रत्येक विधायक का एक मत मूल्य होता है। और आपको अभी मैं विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य बच्चों 129 है। और भारत में सर्वाधिक जो विधायकों का मत मूल्य है, भारत में सर्वाधिक, ध्यान रखेंगे आप, भारत में सर्वाधिक यूपी के विधायकों का मत मूल्य है और वो है बच्चों 208। और भारत में जो बच्चों सबसे कम जो एक विधायक का मत मूल्य है, ये सबसे कम मत मूल्य है बच्चों 7। और ये कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा सिक्किम में। कहां मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। तो बच्चों राज्य की कुल जनसंख्या, ध्यान रखेंगे आप, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जितनी भी जनसंख्या होगी, राज्य की कुल जनसंख्या, इसमें हम क्या कर देंगे बच्चों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग देंगे। राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य की कुल जनसंख्या में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग दे करके इन्हें हम क्या कर देते हैं? 1/1000 से गुणा कर देते हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, इससे क्या हो जाएगी? एक विधायक का मत का वैल्यू निकल करके आएगा। बच्चों में फिर आपको बता देता हूं कि ये जो राज्य की जनसंख्या है, ये 1971 की जनसंख्या होगी। आपसे पूछ लिया जाए कि इनका आधार क्या होगा, तो 1971 की जनसंख्या। और ये कब तक अपरिवर्तित रहेगी? तो बच्चों ये 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। 2026 तक एक विधायक का मत मूल्य किस वर्ष की जनसंख्या के अनुसार निकाला जाएगा? 1971। प्रश्न यूं भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनावों के अंदर जनसंख्या का आधार वर्ष क्या है? 1971। नेक्स्ट बच्चों में आपको और जानकारी दे देता हूं कि राष्ट्रपति के चुनावों की सूचना कौन जारी करेगा? तो राष्ट्रपति के चुनावों की सूचना सरकार जारी करेगी। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? ये हमारा निर्वाचक मंडल जो होगा, चुनाव आयोग ही करवाएगा। और अगर चुनाव आयोग में पद खाली है तो भी राष्ट्रपति के चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और किसी राज्य की विधान मंडल या विधानसभा भंग हो रही है तो भी राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उस राज्य की विधानसभा के सदस्य उसमें भाग नहीं लेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति बच्चों अपना नामांकन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? नामांकन, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो राष्ट्रपति अपना नामांकन प्रस्तुत करता है लोकसभा महासचिव के समक्ष, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नामांकन कहां भरेगा? है लोकसभा महासचिव के समक्ष। तो ये थी बच्चों बात अनुच्छेद 55 की। अब हम बातचीत कर रहे हैं अनुच्छेद 56 की। एक बार पुनः दोहरा लेंगे। 52 में राष्ट्रपति हो गया, 53 में जो भी राष्ट्रपति था संवैधानिक प्रमुख हो गया, 54 के अंदर उनके मतदान में भाग लेने वाले आ गए, और 55 में हमने निर्वाचन पद्धति पढ़ ली। अब हम बातचीत कर रहे हैं बच्चों अनुच्छेद 56 की। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से भी तैयार होते हैं। और अनुच्छेद 56 में हमारा पे आ रहा है, और इस पे का मतलब होता है बच्चों पदावधि। राष्ट्रपति के पद की अवधि मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है बच्चों, वह पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, पद ग्रहण करने से कितने वर्ष तक होगा? 5 वर्ष तक होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको पागल बना दिया जाएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। तो आप ध्यान रखेंगे कब होगा? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। शब्द को ध्यान रखेंगे, गलत हो सकता है। आता हुआ प्रश्न परीक्षा में दुख जब भी होता है जब आपको आता हुआ प्रश्न गलती हो जाए। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रहेगा। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप ध्यान रखेंगे जब तक दूसरा राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे आप, जब तक दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है, जब तक दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक ये अपने पद पर नहीं कर लेता,
अपने पद पर बना रहेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रहेगा? जब तक दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है और इसके कार्यकाल का उल्लेख है, जो आप लोग जान गए कि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, इसकी पद की अवधि होती है। लेकिन ये अपने पद पर कब तक रहेगा? जब तक दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। बच्चों ध्यान रखेंगे, समय से पूर्व भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकते हैं। त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। समय से पूर्व भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना किसको देगा? तुरंत इसकी सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। यह भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। आपसे प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए लिखता है? तो आप ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। तो ये थी बच्चों बात अनुच्छेद 56 की। अब हम बातचीत कर रहे हैं अनुच्छेद 57 में। वापस से सुनेंगे। 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में जो भी होगा संवैधानिक प्रमुख होगा, 54 में मतदान में भाग लेने वाले सदस्य आ गए, 55 में अपन ने क्या किया? उसका निर्वाचन करवा दिया, 56 में उसकी पदावधि भी अपन ने कंप्लीट कर दी। अब बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं अनुच्छेद 57 की। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 57, और यहां पर पुका मतलब होगा बच्चों पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित भी अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पुनर्निर्वाचन से संबंधित हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। अभी अभी राष्ट्रपति के 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं, अनुच्छेद 56 में पदावधि पड़ी, और जैसे ही 5 वर्ष पूर्ण होते हैं वही राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। तो इसमें हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे संविधान मौन है। इस प्रकार के प्रश्न आ रखे हैं परीक्षा में। आजकल ऐसा जो ट्रेंड चल रहा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रखे हैं कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित संविधान में क्या उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, साइलेंट है। इस विषय में संविधान मौन है। जब संविधान मौन है, इसका मतलब फिर एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है हमारे देश में? तो आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान के अनुसार एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आपसे बात की जाए संविधान की, तो संविधान के अनुसार एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बच्चों आपसे प्रश्न पूछ ले परंपरा के अनुसार, किसके अनुसार? परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। तो परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति 2 बार भारत का राष्ट्रपति रह सकता है, जबकि संविधान के अनुसार कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? क्योंकि पुनर्निर्वाचन से संबंध में संविधान मौन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 58 की कि अनुच्छेद 58 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 58 में हमारे भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद की योग्यताओं का उल्लेख कर रखा है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 अपने आप में बहुत बढ़िया अनुच्छेद है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। ध्यान रखेंगे भारत का नागरिक हो। आपसे यहां पर भी प्रश्न को गलती करवा सकता है, वह सारी बातें सही दे दे और यहां पर लिख दे कि मूलतः भारत का नागरिक हो। संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो। मूलतः जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रखा है। नंबर 2 बच्चों आप ध्यान रखेंगे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अधिकतम आयु का भी कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखेंगे आप कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी होगी? अधिकतम आयु का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ये सब आप ध्यान रखेंगे। नंबर 3 बच्चों आप ध्यान रखेंगे
कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ में आप ध्यान रखेंगे लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। कई सारे लोग आपको ऐसा बताते हैं कि पागल, दिवालिया, कोडी ना हो, तो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और इनके लिए पागल, दिवालिया, कोडी जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं कर रखा है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लाभ के पद पर ना हो। तो ये प्रॉफिट ऑफ द ऑफिस, लाभ का पद क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो लाभ के पद शब्द का उल्लेख कहां पर कर रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में कर रखा है और अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य की निर्योग्यता को जांचने के लिए लाभ के पद शब्द का उल्लेख कर रखा है कि संसद का सदस्य जो भी बनेगा वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर यह भी लिखा है कि लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस लाभ के पद शब्द का जो प्रावधान कर रखा है 102 में, वह संसद सदस्य की निर्योग्यता को जांचने के लिए कर रखा है, लेकिन हमारे संविधान में यह नहीं बता रखा कि लाभ का पद क्या होता है। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि संविधान की व्याख्या करने का कार्य किसका है। संविधान की व्याख्या करने का कार्य है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 102 के अंदर जो लाभ का पद शब्द दे रखा है, मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉफिट ऑफ द ऑफिस, लाभ का पद। और ये लाभ का पद कहां पर मिलेगा, आर्टिकल 102। सबसे पहले इसे याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे कि आप कहीं पर भी जीमने जाते हैं तो 101 रुपए देते हैं, 101 तो सभी देते हैं, उसे कोई लाभ नहीं हुआ। आप 1 रुपया ज्यादा दो, 102 दो तो कितने का लाभ हो गया, 1 रुपए का। तो जीमने जाएंगे तो कितने रुपए देने हैं, 102। तो 102 में उसको लाभ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लाभ का पद कहां पर है, 102 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधीन किसी भी पद पर, चाहे सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य कर रहा है, बदले में ध्यान रखेंगे बदले में क्या ले रहा हो, मासिक वेतन ले रहा हो, पेंशन ले रहा हो, भत्ता ले रहा हो, ऐसे व्यक्ति को लाभ का व्यक्ति एवं उसके पद को लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ शब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक लाभ के पद नहीं होंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये थी बात अनुच्छेद 58 की। अब हम चलते हैं 59 की तरफ कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 59 जरा क्या कहता है, हम देख लेते हैं। आर्टिकल 59 शर्त के विषय में कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, और प्रत्येक 35 वर्ष जो जिसके गुजर गए हैं, 35 वर्ष वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए तैयार है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और ऐसे घर घर से ही राष्ट्रपति के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा। तो इनके लिए एक शर्त रखी। शर्त क्या है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक 50 क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए, और 50 ही क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। 50 तो उसका नाम लेने वाले हो और 50 उसको अनुमोदन करने वाले हो। और ये अनुमोदक और प्रस्तावक कौन हो सकते हैं, इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य ही होंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 50 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के लिए, जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं वो कौन होते हैं, इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। तो 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर किसी ने एक उम्मीदवार को प्रस्तावक बन गया या एक उम्मीदवार का अनुमोदक हो गया तो वे दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकता। पूर्व में ये 20-20 थे, लेकिन वर्तमान में इनको 50-50 कर दिया गया है। जमानत राशि ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी होना चाहिए, 15,000 रुपए उसकी जमानत राशि होना चाहिए। और अगर वैध मतों का ध्यान रखेंगे आप, वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि ये 15,000 रुपए क्या कर ले जाते हैं, जब्त कर ले जाते हैं। तो ये तो थी बच्चों बात आर्टिकल 59 की। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60।
अनुच्छेद 60 में देखो से का मतलब होता है शपथ। क्या होता है? शपथ। राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति लोगों के प्रति निष्ठा, ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति लोगों के प्रति निष्ठा। एक तो ऐसा नहीं कि आप सबसे बड़े पद पर बैठते लोगों को कुछ माने नहीं, तो लोगों के प्रति निष्ठा एवं संविधान की रक्षा, ध्यान रखेंगे, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। लोगों के प्रति निष्ठा और संविधान की रक्षा की क्या लेता है? शपथ लेता है। सभी शपथों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में कर रखा है, लेकिन मैंने वहां पर आपको बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो वह कहां पर है? उनसे संबंधित अनुच्छेदों में। अगर आपने भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां पढ़ी हो तो मेरे ये शब्द भी उनमें थे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख उनसे संबंधित अनुच्छेद में, और आज ये वह अनुच्छेद आ गया 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कर रखा है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। लोगों के प्रति निष्ठा और संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। शपथ दिलाएगा कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। ध्यान रखेंगे आप, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या करता है बच्चों? शपथ दिलाता है। और ध्यान रखेंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 60 में कर रखा है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में इसे ठीक नीचे वाला सीनियर न्यायाधीश क्या करेगा? इसे शपथ दिलाएगा। तो बच्चों अब हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 61 के 61, और यहां से 101% परीक्षा में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। जरा आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। तो हमने बातचीत कर ली अनुच्छेद 60 की, अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 61 में क्या है बच्चों? महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है। महाभियोग प्रक्रिया, अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, भारत के राष्ट्रपति अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पद मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो आप ध्यान रखेंगे, महाभियोग प्रक्रिया बच्चों अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? यह सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आ रखा है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। महाभियोग बच्चों संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। किसी भी सदन में क्या की जा सकती है? प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग जो आता है बच्चों, ये 3 चरणों में आता है। कितने चरणों में आता है? 3 चरणों में आता है। सबसे पहले ये आरोप लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे। पहला चरण क्या होगा? आरोप लगाएंगे। और आरोप, जिस भी सदन में आरोप लगा रहे हैं वहां पर उपस्थित सदस्यों का 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करने का आरोप लगाएंगे। ध्यान रखेंगे आप, आरोप लगाने के 14 दिन पहले, ध्यान रखेंगे, 14 दिन पूर्व क्या करना होगा? राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ये 14 दिन में राष्ट्रपति अपनी बात को रखेगा, और अपनी बात को रखने के लिए या तो किसी प्रतिनिधि को भेजेगा या फिर स्वयं आएगा। तो 1/4 सदस्य क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे। सेकंड नंबर 2 पर आप ध्यान रखेंगे, आरोप लगाते या क्या करेंगे कि इस संकल्प को, आरोप के संकल्प को पारित करेंगे। आरोप के संकल्प को क्या करेंगे बच्चों? पारित करेंगे। जिस सदन में आरोप लगाया था उसके 2/3 सदस्य क्या करेंगे? इसको पारित करेंगे। और ध्यान रखेंगे नंबर 3 पर कि अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो फिर उस पर क्या आ जाता है? महाभियोग आ जाता है। और महाभियोग में आपसे पूछा जा सकता है कि महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को कब से पद से हटा हुआ माना जाएगा? तो दूसरा सदन जिस तिथि को उसे पारित कर देगा, दूसरा सदन जिस तिथि को पारित करेगा, उस पारित होने की तिथि से ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। अब बच्चों यहां से भी प्रश्न आता है
कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य और राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने वाले सदस्य, ध्यान रखेंगे आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं। अब ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। सबसे पहले तो संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य नहीं, अपन बातचीत कर रहे हैं ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। देखो बच्चों, विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य ने क्या किया था, राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लिया था लेकिन इसमें भाग नहीं लिया है। दिल्ली और पुदुचेरी, ध्यान रखेंगे, दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए भी इसमें क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब बच्चों दूसरा प्रश्न यहां से बहुत बढ़िया क्रिएट होता है कि ऐसे सदस्य जो इसके चुनाव में तो भाग नहीं लेते, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुनाव में तो भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं, चुनाव में तो भाग नहीं लेते और महाभियोग में भाग लेते हैं, वह कौन है बच्चों, संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते लेकिन इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्यों को आप राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी कह सकते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। बच्चों आप ये भी ध्यान रखेंगे, आज दिन तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पदमुक्त नहीं किया गया है। इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 62, और अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो, ने का मतलब, अनुच्छेद 62 में ने का मतलब क्या होगा, नहीं हो तो राष्ट्रपति नहीं हो तो, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति नहीं हो तो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। बच्चों निश्चित ही आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी और राष्ट्रपति आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। कल के वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाऊंगा और राष्ट्रपति की शक्तियां जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।